हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण कुमार और ईश्वर द मैथ एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम अपना वही 12th क्लास सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025-26 का जो सेक्शन बी पार्ट का सॉल्यूशन है, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। एमसीक्यू का सॉल्यूशन मैं अपनी पुरानी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और अब हम सेक्शन बी का सॉल्यूशन करते हैं। तो सेक्शन बी में देखते हैं, देखिए 21st क्वेश्चन से सेक्शन बी स्टार्ट होता है। तो 21st में दो पार्ट्स आपको गिवन है, ए एंड बी। तो पहले ए पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21st का ए पार्ट हम करते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, इवेल्युएट tan विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स -1 प्लस I/3। हमें इसे इवेल्युएट करना है tan, और इसका थीटा जो है वो ब्रैकेट के अंदर है tan इनवर्स -1 प्लस π/3। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस टेबल याद होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, tan इनवर्स, देखिए इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो -1 है मेरा। अब 1 की वैल्यू tan की फॉर्म में होती है π/4 45 डिग्री। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, tan -π/4 लिख दूंगा, ठीक है। और इसको करली ब्रैकेट में ले लेता हूं। तो tan -π/4 -1 होता है, ठीक है, प्लस π/3 को एज इट इज रहने देता हूं अभी। तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, tan विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स tan थीटा, थीटा जो भी है वो tan इनवर्स से tan हम कैंसिल कर देंगे, बट इसको ऐसे काट कर नहीं दिखाना है, बस आप डायरेक्टली थीटा लिख सकते हो। तो थीटा हमारा है -π/4 और प्लस ये है π/3। अब इसको ऐसा करते हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले लिख लेता हूं, π/3 -π/4, ठीक है। अब यहां पर एक फॉर्मूला होता है tan a - b का। tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan π/3 tan π/4 अपॉन 1 प्लस tan π/3 इंटू tan π/4। तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए tan π/3 होता है tan 60 और इसकी वैल्यू होती है √3। tan π/4 1 होता है, -1 अपॉन 1 प्लस tan π/3 फिर से √3 आएगा और मल्टीप्लाई में tan π/4 मतलब मल्टीप्लाई में 1। तो ये हमारा हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं, डिनोमिनेटर के बीच वाले साइन को चेंज करेंगे और इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 - 1 अपॉन √3 - 1। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके। तो √3 - 1 की मल्टीप्लाई √3 - 1 से होगी, तो ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहां पर हमारी एक आइडेंटिटी रखती है a + b इंटू a - b। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। a स्क्वायर हमारा √3 का स्क्वायर आएगा 3 + 1 - 2√3 और डिवाइडेड बाय 3 - 1। तो ये हो जाएगा 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय 2। और अगर मैं 2 कॉमन लेके कैंसिल करता हूं तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 2 - √3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब इसका बी पार्ट देखते हैं क्या है। तो 21 के बी पार्ट में क्या गिवन है, फाइंड द डोमेन ऑफ कोस इनवर्स 3x - 2। देखिए हमें कोस इनवर्स 3x - 2 का डोमेन फाइंड करना है। तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में
साइन इनवर्स थीटा और कोस इनवर्स थीटा का जो डोमेन होता है वो -1 to 1 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंस डोमेन ऑफ कोस इनवर्स थीटा इज -1 to 1, ठीक है, यही होता है। इसका मतलब क्या होगा, -1 इज लेस देन और इक्वल टू 3x - 2 विच इज लेस देन और इक्वल टू 1। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो इसका भी डोमेन फाइंड हो जाएगा। तो यहां पर मुझे -2 को रिमूव करना है तो +2 करना पड़ेगा, तो मुझे तीनों तरफ +2 करना है, तो ये हो जाएगा -1 + 2 3x - 2 + 2 लेस देन और इक्वल टू 1 + 2। तो ये हो जाएगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3x इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा यहां पर, तो 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू x विच इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ कोस इनवर्स 3x - 2 इज 1/3 to 1, ठीक है, 1/3 से 1 तक आएगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिया जाएगा क्योंकि 1/3 भी इंक्लूड होता है और 1 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये हमारा 21 का बी है। सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू log 10 within bracket π/4 plus x/2 then prove that dy/dx minus sec x is equal to 0। तो यहां पर हमें ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन गिवन है और एक छोटी सी इक्वेशन बनानी है। y इज इक्वल टू log of 10 within bracket π/4 plus x/2, then we have to prove dy/dx minus sec x is equal to 0। बहुत आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। तो इसको सोल्व करते हैं और सोल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो हमें क्या करना है, यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे और चलो लिख ही देते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, ये तो हमारा dy/dx हो जाएगा और इसको भी चलो मैं पहले d/dx की फॉर्म में लिख देता हूं, log 10 π/4 plus x/2। अब dy/dx आपका एज इट इज चलता रहेगा। अब देखिए इसमें डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। सबसे जो मैं ये कहता हूं कि इसको अगर हम 3 स्टेप में, मुझे ये दिख रहा है, सबसे पहले तो ये दिख रहा है मुझे थीटा। थीटा को अगर मुझे सिर्फ थीटा को डिफरेंशिएट करना होता तो π/4 कांस्टेंट था और x/2 में 1/2 कांस्टेंट है। तो अगर सिर्फ कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, और अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर लेकर और सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अगर इसमें प्रोडक्ट रूल यूज नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन ये थीटा किसका थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये tan का थीटा है, तो मुझे पहले tan को कंसीडर करना चाहिए फंक्शन में, लेकिन ये tan भी log का पार्ट है। तो अब मैं सबसे पहले कंसीडर करूंगा ये जो लोगरिथमिक फंक्शन है, और यहां पर लगेगा चेन रूल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। या तो ये होता सिर्फ log x
अगर सिर्फ log x होता तो मैं इसे 1/x कर देता डायरेक्ट, लेकिन क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे बाहर की तरफ आउटर साइड वाला जो फंक्शन है पहले उसे कंसीडर किया जाएगा, और जो भी उसका पार्ट है उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, उसको हम कंसीडर कर लेंगे x, क्योंकि मुझे log x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन पता है 1/x होता है, तो मैं क्या करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसीडर करके चलूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आउटर मोस्ट में मतलब सबसे बाहर की तरफ जो फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, और जो भी उसके अंदर डेटा दिया हुआ है उसको मैं log का पार्ट समझ लूंगा और उसको मैं x कंसीडर करके चलूंगा। सिर्फ म्यूचुअली कंसीडर करना है, इसको कहीं लिखना नहीं है। ठीक है, तो log अगर ये x होता तो log x का क्या हो जाता डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो x तो मैंने एज्यूम किया हुआ है, तो जो एज्यूम किया था वही लिखूंगा π/4 प्लस x/2, लेकिन तो जो एज्यूम किया था मैं वही लिखूंगा इसमें, log x एज्यूम किया था मैंने इस पूरे पार्ट को जो ये करली ब्रैकेट में है, तो मैंने क्या किया log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x लिखा। बट अगर ये सिर्फ x होता तो मैं यहीं पर इसको छोड़ देता, लेकिन ये x तो मैंने एज्यूम किया था, और तो इसमें चेन रूल लगेगा, जिसको हमने एज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा। मैंने tan π/4 प्लस x/2 को एज्यूम किया था, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा। अब ये एज इट इज चलेगा 1/tan π/4 प्लस x/2 इंटू, अब यहां पर फिर से वही कंसीडर करूंगा, सबसे बाहर की तरफ वाला मेरा कौन सा फंक्शन है tan, जो फर्स्ट फंक्शन आ रहा है सबसे पहले वो tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है जिसमें tan है, तो इसका मतलब है जो भी इसका थीटा है उसको x एज्यूम कर लूंगा म्यूचुअली, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x तो मैंने एज्यूम किया हुआ है, तो जो एज्यूम किया हुआ है वही लिखूंगा। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2 और इंटू में d/dx ऑफ π/4 प्लस x/2, क्योंकि मैंने इसको भी एज्यूम किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 1/, अच्छा इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, ये cot x हो जाएगा। ठीक है, 1/tan थीटा cot थीटा होता है, और cot थीटा को मैं लिख सकता हूं cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो ये हो जाएगा cos π/4 प्लस x/2 अपॉन sin π/4 प्लस x/2। ठीक है, 1/tan थीटा क्या होता है cot थीटा को मैंने sin cos में कन्वर्ट किया है, तो cos अपॉन sin होता है। ऐसे ही sec स्क्वायर थीटा को भी मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेता हूं, वैसे तो इसमें आइडेंटिटी भी रख सकती है क्योंकि स्क्वायर है, बट यहां पर जो नीड है वो आइडेंटिटी लगाने की नहीं है, इसको जो इसका रिलेशन होता है, जो इसका रेसिप्रोकल होता है वो होता है cos थीटा, तो मैं इसको 1/cos थीटा में लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2, ये हमारा ये आ जाएगा। अब यहां पर π/4 अगर सेपरेट है तो कांस्टेंट टर्म मानी जाएगी, तो इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और प्लस अब x के साथ अपॉन में 2 भी है, तो 1/2 को मैं कांस्टेंट को अलग कर दूंगा। जब कांस्टेंट पार्ट किसी वेरिएबल के साथ होता है तो हम कांस्टेंट को अलग कर देते हैं और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अगर हमें इसमें प्रोडक्ट रूल यूज नहीं करना है तो। ठीक है, तो x का 1 होता है, तो अब आगे चलते हैं, यहां कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए आप, ये कोस है और ये कोस स्क्वायर है, तो एक कोस से एक पूरा कोस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का थीटा सेम है, तो मेरे पास बचेगा 1/2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो dy/dx क्या आएगा 1 ये वाला 2 बचेगा 1/2, क्योंकि 0 प्लस 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, 1/2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, और 1/2 प्लस 0 1/2, तो ये बचेगा 1/2, और यहां पर बचा हुआ है साइन π/4 प्लस x/2, और इंटू में है कोस π/4 प्लस x/2। ठीक है, तो ये बचेगा। अब ये फॉर्मूला बनता है 2 साइन थीटा कोस थीटा का, तो ये होता है आपका sin 2 थीटा,
तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/sin 2 × थीटा है π/4 प्लस x/2। तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन, अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा π/2 प्लस x। अब π/2 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही होता है, साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होते हैं। और क्योंकि ये π/2 है 90 का ओड मल्टीपल है, यहां पर इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रही है तो मैं 1 की मल्टीप्लाई कंसीडर करके चलूंगा। तो अगर 1 की मल्टीप्लाई हो रही तो 1 तो ओड नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब 1 की मल्टीप्लाई या ओड नंबर की मल्टीप्लाई होती है 90 से तो हमारा ये जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है, जो साइन थीटा है वो कोस थीटा में हो जाता है। तो यहां पर पॉजिटिव साइन के साथ कोस थीटा हो जाएगा dy/dx। तो 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। तो इसका आंसर जो फाइनल आएगा वो sec x आएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो ये प्रूव करना है। तो अब आप sec थीटा को जब लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा dy/dx माइनस sec x इजकल टू 0। तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ डिफरेंशिएशन आना चाहिए और वो भी बहुत ज्यादा हाई लेवल के डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 अपॉन होल क्यूब ऑफ x माइनस 1 इंटू e टू द पावर x dx। देखिए इंटीग्रेशन मैं समझता हूं कि बहुत सारे बच्चों की ये एक प्रॉब्लम रहती है कि उनको ऐसा लगता है कि इंटीग्रेशन बहुत टफ है। 12th तक के लेवल पे तो मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी रह जाती होगी। इसमें एक तो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, अप्रोच हमें पता होनी चाहिए। अप्रोच का मतलब है कि जो क्वेश्चन देखकर ये पता चल जाए कि इसको हमारा जो बेस है मेन इंटीग्रेशन को सोल्व करने का वो ये होना चाहिए कि आपको कोई भी जो भी फॉर्मूला या जो भी क्वेश्चंस गिवन है उसको बेसिक फॉर्मूलों की फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारा सारा काम इंटीग्रेशन को सोल्व करने का यही होता है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप डिनोमिनेटर को के क्यूब को तो बिल्कुल एक्सपेंड मत करना, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आपने टर्म्स बढ़ा दी तो उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। सबसे पहला काम है न्यूमरेटर की टर्म्स को इस तरह से लेना है कि ये सेपरेट भी हो जाए और डिनोमिनेटर से लाइक भी कर जाए। तो इसमें हम जैसे 3 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में 1 है, x माइनस 1, तो मैं इसमें भी ऐसा कर सकता हूं कि x -1 और -2, मैंने क्या किया 3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, -1 और -2। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि x -1 डिनोमिनेटर में गिवन है तो मेरा एक पार्ट तो यहां से मिल जाएगा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से मैं इसको अगर सेपरेट करता हूं तो x -1 अपॉन होल क्यूब ऑफ x -1 इंटू e टू दी पावर x dx, ये तो हमारा अलग हो जाएगा। यहां पर माइनस है और 2 है, 2 को मैंने बाहर रख दिया इंटीग्रेशन से, तो यहां बचेगा 1। तो 1 अपॉन होल क्यूब ऑफ x -1 इंटू e टू दी पावर x dx, ये मेरा सेपरेट हो जाएगा। जब e टू दी पावर x की फॉर्म हो, मल्टीप्लाई में हो, तो आपको क्या करना होता है, ये दो आपकी सेपरेट इंटीग्रेशन हो गई है, दो अलग से टर्म्स बन गई हैं, तो इसमें किसी एक टर्म को लेकर चला जाता है और दूसरी टर्म्स को फिक्स रखा जाता है। अब कौन सी वाली टर्म को लेकर चलना है, e टू दी पावर x वाले फंक्शन को तो आप कंसीडर मत कीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है उस वाले फंक्शन को आप चेक कीजिए। अच्छा, यहां पर पहले मैं ये देख लेता हूं कि जो x -1 की पावर 1 है और यहां पर क्यूब में मतलब डिनोमिनेटर में जो क्यूब है तो ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगी। तो पहले इसको एक बार और सही से लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 1 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x -1 इंटू e टू दी पावर x dx माइनस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन होल क्यूब ऑफ x -1 इंटू e टू दी पावर x इंटू dx। अब यहां पर चेक करेंगे कि आपको यह देखना है कि जो e टू दी पावर x के साथ वाला मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है
उसका डिफरेंशिएशन दूसरे वाले पार्ट में है या दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाले पार्ट में है। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करता हूं आपकी 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है d/dx वो आपका होता है -1/x²। तो अगर आपका रेसिप्रोकल है x का तो आपकी पावर इंक्रीज होती जाती है जब आप डिफरेंशिएशन करते हो। ठीक है, और अगर ये न्यूमरेटर में होता है तो पावर डिक्रीज होती जाती है। तो आपको ये ध्यान करना है। अब यहां पर पावर 2 है तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पावर 3 हो जाएगी डिनोमिनेटर में, तो ये फंक्शन मुझे मिल जाएगा। सही है, तो इसका मतलब है आपको इसको लेकर चलना है और इस फंक्शन को फिक्स रखना है। ठीक है, इस वाले फंक्शन को फिक्स रखना है, इसको लेकर चलना है। इसको लेकर कैसे चलना है? अब इंटीग्रेशन में अगर दो डिफरेंट फंक्शन की मल्टीप्लाई होती है तो ज्यादातर कोशिश करें कि बाई पार्ट का यूज होता है ज्यादातर। ठीक है, 100% मत समझना, बट ज्यादातर जो है बाई पार्ट का यूज होता है। तो देखते हैं इसमें बाई पार्ट लगाकर। बाई पार्ट में भी हमें आइलेट का भी ध्यान रखना होता है। बाई पार्ट में हमें आइलेट और ये सी ले लेते हैं या के ले लेते हैं इसको, ये कांस्टेंट फंक्शन होता है लास्ट में। ठीक है, तो आइलेट का ध्यान रखना पड़ता है। आइलेट में पहला हो गया इनवर्स, ये हो गया लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, और ये एक्सपोनेंशियल है, ये एल्जेब्रिक है। मेरे पास ये दो फंक्शन है यहां पर। मेरे पास ये दो फंक्शन है, तो पहले एल्जेब्रिक आ रहा है तो पहले मैं इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करूंगा और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। ठीक है, तो अब यूजिंग द बाई पार्ट, जब बाई पार्ट को यूज करते हैं तो क्या करते हैं? फर्स्ट फंक्शन आएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन तो मैं पहले ही लगा चुका हूं। ये हमारा फॉर्मूला होता है बाई पार्ट का। तो फर्स्ट फंक्शन मेरा एज इट इज रहेगा 1/होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 इंटू सेकेंड फंक्शन e टू दी पावर x है, इसका इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x ही होता है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? देखो इसका डिफरेंशिएशन यहां पर देख लेते हैं। ये है x माइनस 1 टू दी पावर 2, तो मैं ये डिनोमिनेटर में, मैं इसको न्यूमरेटर में अगर लाता हूं तो ये -2 हो जाएगी। अब x माइनस 1 को मैं x अज्यूम कर लूंगा, या अगर x के साथ +1 का कोफिशिएंट है, x के साथ, ये बात थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको जब कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सोल्व करने को आता है तो जो बहुत बेसिक इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है आप उसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा स्किप कर सकते हो, मतलब ऐसा जो पता ही ना चले। मतलब अगर आप क्योंकि मुझे x की पावर n का फॉर्मूला याद है इंटीग्रेशन का, तो x माइनस 1 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाएगा। बट इसमें यह बात याद रखना, अगर x का कोफिशिएंट +1 है, x का कोफिशिएंट +1 है और उसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, तो आप इसे भी x अज्यूम करके ही इंटीग्रेशन कर सकते हो, आपका आंसर ठीक आएगा। जैसे मैं x माइनस 1 को x ही अज्यूम कर लेता हूं और इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका n मेरा -2 है, x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा x माइनस 1 टू दी होल पावर 3। ये -3 आएगा, बट मैं इसको वापस रेसिप्रोकल कर दिया तो ये +3 आ गया। तो मैं यहां पर इसका जो डिफरेंशिएशन है फर्स्ट फंक्शन का वो डायरेक्ट लगा सकता हूं, -2/होल क्यूब ऑफ x माइनस 1। तो -1 पहले से लगा हुआ है, और अच्छा तो इसको बाद में देखेंगे क्योंकि ये तो दूसरा फंक्शन भी है इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो मैं क्या करूंगा, इसको -2/x माइनस 1 का होल क्यूब लिख दूंगा, -2/x माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा ये, और इसको ले लेता हूं ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसके साथ मुझे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन भी करना है, तो सेकंड फंक्शन तो मेरा e टू दी पावर x है, इसका इंटीग्रेशन वापस e टू दी पावर x हो जाएगा और ये dx। अब मेरा ये वाला फंक्शन भी बचा हुआ है, इसको मुझे छेड़ना नहीं है, एज इट इज लिखना है, तो ये हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x अपॉन
होल क्यूब ऑफ एक्स माइनस वन, होल क्यूब ऑफ एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, देखते हैं ई टू दी पावर एक्स अपॉन होल स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस कर लेते हैं, प्लस ये टू भी बाहर कर देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन होल क्यूब ऑफ इंटू ई टू दी पावर एक्स। तो ये ई टू दी पावर एक्स में यही लिख लेता हूं dx, और यहां पर है माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स अपॉन होल क्यूब ऑफ एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस सी भी लगा देते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हम कर ही चुके हैं। यहां पर देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है बट साइन अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने इस फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं किया था। तो यहां पर हमारे पास बचेगा ई टू दी पावर एक्स अपॉन होल स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए 23 के बी पार्ट में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन का है और एक पैराबोला। इन दोनों से मिलकर जो रीजन बाउंड हो रहा है और जो शेडेड पोर्शन में है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन। फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द एनक्लोज्ड फिगर। फिगर क्या है मैं बना देता हूं आपका, आप देखिए फिगर को। देखिए ये हमें फिगर गिवन है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द एनक्लोज्ड फिगर। तो इसमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए इसमें क्या करना होता है, ये हमारा कोई ऐसा मेंसुरेशन वाला ऐसा फिगर नहीं है जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, जैसे कोई स्फेयर हो, सिलेंडर हो, कोन हो, या कोई ट्राइंगल, रेक्टेंगल, उस तरह की फॉर्म बहुत ही कम देखने को मिलती है इन क्वेश्चनों में। जब भी हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है तो फिगर हमारी जैसे पैराबोलिक है, सर्कल का कोई पार्ट है, या एलिप्टिकल कोई पार्ट है, या हाइपरबोला है, उस तरह की हमें फिगर मिलती है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर पोर्शन, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है जिसका बेस आपका या तो एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वाई एक्सिस इसका बेस ले लिया। तो ये जो इसका जो विड्थ होगी रेक्टेंगुलर पोर्शन की, वो वाई का छोटा सा पार्ट है, तो मैं इसे डी वाई लेट कर लेता हूं, डी वाई लेट कर लेता हूं। और ये जो इसका ये लेंथ जो है वो हमारी एक्स हो जाएगी, यहां से यहां तक। ठीक है, ये हमारी एक्स हो जाएगी, और ये मैंने डी वाई लेट कर लिया जो इसकी विड्थ है वर्टिकल स्ट्रिप की। अब इसका जो टॉप है वो कौन से वाले ग्राफ को कट करता है, कौन सी वाली इक्वेशन को कट कर रहा है, तो ये पैराबोला का जो ग्राफ है उस वाली इक्वेशन को कट कर रहा है। तो आपको जो एरिया निकालना है वो मैं डायरेक्ट बता देता हूं। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन। ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगा। जो हमने ये रेक्टेंगुलर फिगर बनाया है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया हो जाएगा x इंटू डी वाई। क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई। अब हमें इसकी लिमिट भी लेनी है, ये लिमिट यहां से और यहां तक चल रही है। देखो इसका जो बेस है, जो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस है, वो 0 से लेके 4 तक जाएगा। ये हमें y इजिकल टू 4 गिवन है। ठीक है, तो ये लिमिट हमारी 0 टू 4 हो जाएगी, और x का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dy। अब मुझे x, अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dy है तो x को भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो y की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर एरिया इजिकल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4। अब आपको ये देखना है कि ये जो x है वो इस वर्टिकल स्ट्रिप का है, और ये वर्टिकल स्ट्रिप कौन से वाले ग्राफ को कट कर रही है, ये पैराबोला वाले ग्राफ को कट कर रही है। तो इसका मतलब है पैराबोला से इक्वेशन ली जाएगी। ठीक है, पैराबोला की जो इक्वेशन दी हुई है वहां से मैं x निकालूंगा। अब ये एक्स स्क्वायर वाई है, तो x मेरा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई, और ये है डी वाई। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। अब ये y की पावर जो है, y की पावर 1/2 है, और dy, तो ये हमारा वही x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का। तो क्या होता है, ये y टू दी पावर
n+1 अपॉन n+1 और इस पूरे की लिमिट 0 to 4 भी गिवन है। तो यहां पर कर देता हूं, ये 3/2 आएगा और रेसिप्रोकल होगा 2/3 हो जाएगा। 3/2 आएगा 1/2 + 1 और रेसिप्रोकल होगा 2/3 आ जाएगा। y टू दी पावर 3/2, y टू दी पावर 3/2 और इसकी जो लिमिट है वो 0 to 4 है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 और y की जगह मैं रखूंगा 4 टू दी होल पावर 3/2 माइनस y की जगह रखूंगा 0 टू दी होल पावर 3/2। अब क्या करेंगे, अब इसको फर्दर यहां कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं 2/3, 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 और मल्टीप्लाई इसकी भी पावर है तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 और ये तो 0 ही है, इसको तो आप कैंसिल कर दीजिए, या 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको नहीं लेते, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का मतलब 8 होता है, 2/3 मल्टीप्लाई 8 तो ये हो जाएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। 16/3 स्क्वायर यूनिट आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, इंफॉर्मेटिव है, डेटा आपको अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, तो आप मुझे जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है, इफ f(x + y) = fx into fy, if x + y = fx into fy, ये हमें गिवन है, इफ भी लगा देता हूं। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स और वाई यहां पर कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर से, एंड और क्या गिवन है, f5 = 2 है, f'0 = है 3, then using the definition of derivatives find f'5, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड f'5, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, और इसने ये भी बोला है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमें इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो यूज ना करके फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है हमें वो यूज करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास जो सॉल्यूशन देखते हैं, अगर मैं बात करता हूं f' की और यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है तो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज होगा, इसमें क्या होता है f(x + h) माइनस f(x) अपॉन h, और यहां पर लिमिट भी ली जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा f'(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं या फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब मुझे f'5 लेना है, तो मैं इसके बेस पर चलता हूं, f'5 अगर मुझे फाइंड करना है, मैंने क्या किया, f5 + h को यहां पर ये दिया हुआ है मुझे fx + y = fx into fy, तो यहां से मैं इसको ये फॉर्मूला यूज करके मैंने यहां से इसको सेपरेट कर दिया है। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर देखो f5 मैं कॉमन ले सकता हूं दोनों तरफ, तो f5 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरा ब्रैकेट में बचेगा क्या, fh माइनस 1 अपॉन h। अब इस 1 को मुझे रिप्लेस करना होगा, तो यहां पर देखते हैं, देखिए
5 प्लस एच, F5, या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या F5 प्लस जीरो को ऐसा लिख सकता हूं F5 इंटू F0, F5 प्लस जीरो को F5 इंटू F0 तो लिख ही सकता हूं। तो यहां पर ये भी F5 ही हो जाएगा और इज इक्वल टू F5 इंटू F0। अब F5 की वैल्यू मुझे गिवन है 2, ये रही। F5 की वैल्यू मैं यहां से 2 पुट कर दूंगा तो यहां पर भी 2 आ जाएगा इंटू F0। तो ये जो 2 डिवाइड में आएगा तो यहां से मेरा F0 इजिकल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इस 1 की जगह मैं F0 पुट कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 F5 इंटू FH माइनस F0 अपॉन H। ये F5 को बाहर ले लेता हूं, F5 की जगह या तो मैं 2 पुट कर देता हूं और 2 पुट करके इसको मैं बाहर ले लेता हूं लिमिट। तो मेरी लिमिट से बाहर आ जाएगा 2, तो ये क्या बचेगा h टेंड्स टू 0 FH माइनस F0 अपॉन H। अच्छा, इस h को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 0 प्लस h। मैंने क्या किया, FH की जगह लिख दिया F0 प्लस h। तो क्या इसको ऐसा बोला जा सकता है 2 इंटू एफ डैश जीरो, 2 इंटू एफ डैश जीरो। देखो एफ डैश एक्स होता है लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और इससे मुझे एफ डैश 5 मिला था लिमिट एच टेंस टू 0 F5 प्लस एच माइनस F5 अपॉन एच। तो ऐसे ही अगर मैं 5 की जगह 0 पुट कर दूं तो एफ डैश 0 क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच माइनस F0, और यहां पर यही मिला मुझे 0 प्लस एच माइनस F0। तो मैं इसे एफ डैश 0 लिख सकता हूं और एफ डैश 0 मुझे गिवन है 3। एफ डैश 0 क्या है 3, तो हमारा 6 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारा 24 क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 25th क्वेश्चन में क्या गिवन है, द टू वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप represent the two sides OA and OB respectively of a triangle OAB where O is the origin. The point P lies on AB such that OP is a median. Find the area of the parallelogram formed by the two adjacent sides as OA and OP. तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, एक ट्राइंगल है मेरे पास, इसको मैं O ले लेता हूं, ये A है और ये B है। O मेरा ओरिजिन है, ठीक है, O है ओरिजिन। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 ले लेता हूं। मैंने कोऑर्डिनेट्स तो ऐसे ही लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती। ठीक है, अब ये मुझे A गिवन है। अच्छा, जो OA साइड है वेक्टर OA, ये मुझे गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड OB जो गिवन है वो है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। Now the point P lies on AB such that OP is a median. Point P साइड AB पर लाई करता है और इस तरह से लाई करता है कि जो OP है, OP हमारी मीडियन है इस ट्राइंगल OAB की। ये जो पॉइंट P हमें दिया हुआ है साइड पर AB पर, वो इस तरह से दिया हुआ है कि OP मीडियन है। Then find the area of the parallelogram formed by the two adjacent sides as OA and OP. तब हमें जो OA एंड OP है, इससे अगर कोई पैरेललोग्राम बनता है तो इस तरह का बनेगा। कुछ इस तरह का पैरेललोग्राम बनेगा, और थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये इस तरह का पैरेललोग्राम बनेगा। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है इस पैरेललोग्राम का AOP, और इसको मैं ले लेता हूं
सी ले लेता हूं, AOPC, ठीक है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मुझे, अगर OA पता है, अगर किसी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है वेक्टर की फॉर्म में, तो उसकी दो एडजेसेंट साइड पता होनी चाहिए या फिर उसके डायगोनल पता होने चाहिए। तो OA मुझे पता है, OB मुझे पता है, तो हम क्या करते हैं, OP फाइंड कर लेते हैं। अब ये क्योंकि मीडियन है, तो मीडियन OP कैसे फाइंड होगा, मीडियन OP कैसे फाइंड होगा, आप OA प्लस OB को ऐड करा दीजिए और उसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ OA प्लस OB, दोनों एडजेसेंट साइड का सम अगर हम करते हैं और उसका हाफ करेंगे तो हमारा OP आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 OA प्लस OB क्या हो जाएगा, 1 आई कैप है ये, और ये हो जाएगा 4 आई कैप, जे कैप से जे कैप कैंसिल हो जाएगा और प्लस 4 के कैप। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। ये हमारा OP आ गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AOPC, अगर एडजेसेंट साइड गिवन है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, और इसका मोड भी आएगा, ठीक है, इसका मोड भी आएगा, मोड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। अब अगर इसके डायगोनल्स गिवन होते तो उसमें हाफ लगता, ठीक है, तो डायगोनल्स गिवन नहीं है तो इसलिए मैंने एडजेसेंट साइड से निकाल रहा हूं। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, OA क्रॉस OP करते हैं अगर, तो ये आपका डिटरमिनेंट की फॉर्म में आता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। OA कितना है 1 1 1 और OP हमारा आया है 2 0 के 2 2 0 2। तो ये हमारा हो जाएगा आई कैप विद इन ब्रैकेट 2 माइनस 0 1 मल्टीप्लाई 2 2 1 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस जे कैप विद इन ब्रैकेट इस कॉलम और रो को हाइड करके 2 1 जा 2 माइनस 2 प्लस के कैप, इसको कॉलम को और रो को हाइड करेंगे 1 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 2 2, ठीक है, और ये मोड में भी आएगा। तो यहां कर लेते हैं 2 आई कैप, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2 के कैप। तो इसका मोड जो आएगा, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 और इसका स्क्वायर रूट 2 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम AOPC का, ठीक है। तो इस तरह से करना है। ये ट्राइंगल की मीडियन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता ही रहता है, बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये पार्ट भी हमारा कवर हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट C अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।